Dear students, first of all, very much good morning to all of you. As all of you know that we have started the unit directing, and under the unit directing we have started the lesson leadership. Under the lesson leadership we have already done about the concept of leadership, that is meaning, definition, features and difference between the leader and leadership. I have already told you the leader is that person who has the ability to influence others. Mean to say, लीडर वो व्यक्ति है जिसमें दूसरों की एक्टिविटीज़ को, दूसरे की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है, प्रभावित करने की एबिलिटी है. लीडर इज़ दैट पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स. दूसरों की एक्टिविटीज़ को जो व्यक्ति इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखता है उसे हम लीडर बोलते हैं. एंड लीडरशिप इज़ दैट प्रोसेस through which the people in a group are influenced in such a manner that they automatically start using their full capacity for the attainment of collective objective. मैं फिर रिपीट करता हूँ. लीडरशिप इज द प्रोसेस through which the people in a group are influenced in such a manner that they automatically start using their full capacity for the attainment of collective objective. मीन टू से, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो एक ग्रुप के अंदर लोग हैं वो इस तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द लीडर वो काम करना शुरू कर देते हैं कंपनी के कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. मतलब लीडरशिप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लीडरशिप स्टाइल के ऊपर टॉपिक है. पूरा डिस्कशन हमारा जो आज की वीडियो में है वो हम लीडरशिप स्टाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप स्टाइल होते क्या हैं और लीडरशिप स्टाइल कितने तरह के हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल की. द मेथड विद द हेल्प ऑफ विच अ मैनेजर एस्टैब्लिश हिज इफेक्ट ऑन हिज सबॉर्डिनेट आर कॉल्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप. मतलब लीडरशिप स्टाइल वो मेथड है जिसके थ्रू एक मैनेजर अपने इफेक्ट को, अपने प्रभाव को अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एस्टेब्लिश करता है, जिससे कि वो जो एम्प्लॉय हैं, जो पीपल्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो मैनेजर के अकॉर्डिंग या लीडर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं. मैं इसको फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ. द मेथड विद द हेल्प ऑफ विच अ मैनेजर एस्टेब्लिश हिज इफेक्ट ऑन हिज सबॉर्डिनेट आर कॉल्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल है या वो तरीका है या वो मेथड है जिसकी हेल्प से एक मैनेजर अपने फॉलोअर के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर इस तरह से अपना इफेक्ट क्रिएट करता है, इस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करता है जिससे कि वो अकॉर्डिंग टू मैनेजर काम करना शुरू कर देते हैं. हमारे जो स्टाइल की बात करें, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल की बात करें, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल हैं. A is autocratic leadership style, B is democratic leadership style, C is laissez-faire leadership style. हम इन तीनों को यहाँ पर आज डिटेल से स्टडी करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर टेंड्स टू रन द शो ऑल बाय हिमसेल्फ. आई रिपीट, इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर टेंड्स टू रन द शो ऑल बाय हिमसेल्फ. मैं इसको थोड़ा सा आसान वर्ड से बताता हूँ. द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज आल्सो नोन एज लीडर सेंटर्ड स्टाइल. मतलब इसमें लीडर जो है वो सेंटर में है. अंडर दिस स्टाइल द लीडर कीप्स ऑल द अथॉरिटी सेंटर्ड इन हिज हैंड एंड द एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्म द वर्क एग्जैक्टली एज पर हिज ऑर्डर. मीन टू से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर सारी जो अथॉरिटी होंगी, जो पावर्स होंगी, वो सारी की सारी लीडर के हाथ में रहेगी और वो जो ऑर्डर करेगा, जो इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके जो वर्कर्स वहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं उस ऑर्डर के, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन वर्कर्स को वहाँ पे काम करना पड़ेगा. वर्कर से कोई कंसल्टेशन नहीं करी जाएगी, वर्कर से काम के बारे में कोई सजेशन नहीं मांगी जाएगी. वो केवल ऑर्डर को फॉलो करने वाले वहाँ पर होंगे. दे आर नॉट सपोज टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन टू द मैनेजर. Hopefully it is clear to you. Let us discuss about the features of autocratic leadership style. The first is centralized authority. Under the autocratic leadership style जो मैनेजर है वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है. सेंट्रलाइज अथॉरिटी से मतलब ये होगा कि जितनी भी सारी अथॉरिटीज़ हैं, पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इन द हैंड ऑफ मैनेजर हैं. वर्कर्स को कभी भी कोई भी अथॉरिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं करी जाती. दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है दैट इज सिंगल मैन डिसीजन. इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप द मैनेजर हिमसेल्फ टेक्स ऑल द डिसीजंस.
ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड दैट ही डज नॉट नीड एनी अदर इंडिविजुअल्स। मीन टू से वो एक सिंगल मैन डिसीजन है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर, सभी डिसीजंस वो खुद लेगा, उसे कोई भी इस बात किसी भी दूसरे व्यक्ति से, किसी भी फॉलोवर से या किसी दूसरे व्यक्ति से डिसीजन लेते हुए कोई सजेशन की, कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद डिसीजन खुद लेने की अथॉरिटी रखता है। थर्ड इज रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉय, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, फीचर्स के अंदर आता है कि जो मैनेजर है उसके अंदर एक रॉन्ग बिलीफ है अबाउट देयर एम्प्लॉय, दैट द एम्प्लॉयज कैन नॉट टेक डिसीजंस। Employees are not so much educated or so much intelligent that to give suggestion about the work to the managers. Mean to say कि एम्प्लॉय इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या इतने ज़्यादा समझदार नहीं है कि वो वर्क के बारे में, जो काम किया जा रहा है उसके बारे में कोई सजेशन अपने मैनेजर को दे सके। मीन टू से द मैनेजर थिंक हिमसेल्फ द सुपर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन सच टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। द फोर्थ पॉइंट इज ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से मतलब क्या है कि यहाँ पे इसमें सिर्फ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस चलती हैं जो कि ऊपर से नीचे की ओर, मतलब मैनेजर से वर्कर्स की तरफ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन चलती हैं, सजेशंस का, ग्रीवेंसेस का, इस तरह के ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में कोई प्लेस नहीं है। मीन टू से जो वर्कर्स हैं वो ना तो कोई सजेशन दे सकते हैं, ना ही अपनी ग्रीवेंसेस शेयर कर सकते हैं अपने मैनेजर के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की एडवांटेज की। सबसे पहले एडवांटेज है इसकी क्विक डिसीजन, एज बिकॉज ओनली द मैनेजर हैव टू टेक ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन। तो बट नेचुरल जब एक ही व्यक्ति को सारे काम के बारे में डिसीजन लेने हैं तो वो जल्दी डिसीजन लेगा, बिकॉज ही नीड नॉट टू टॉक विद अदर पीपल्स, ही नीड नॉट टू टेक सजेशन फ्रॉम अदर पीपल, ही नीड नॉट टू टॉक विद देयर एम्प्लॉयज और देयर विद देयर फॉलोवर्स। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे डिसीजन जो होंगे बड़ी जल्दी होंगे। दूसरी पॉइंट की बात करें, सेटिस्फैक्ट्री वर्क। Since the work performance of employee is under strict control and the quantity and quality of work happens to be satisfactory, इस satisfactory वर्क होगा यहाँ पर। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो सारा का सारा काम है वो मैनेजर के कंट्रोल के अंदर है, उसकी स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर है। अगर कोई एम्प्लॉई, अगर कोई वर्कर्स काम को अच्छे से नहीं करता तो उसको इमीडिएटली पनिशमेंट देने की अथॉरिटी भी मैनेजर के पास है। तो इस तरह इसी वजह से तो यहाँ पर जो काम की क्वालिटी आएगी और क्वांटिटी आएगी वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्ट्री आएगी। थर्ड पॉइंट की बात करें, नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय। जहाँ पर नॉर्मली अगर हम कहें, अगर किसी वर्क प्लेस के ऊपर या किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी वर्क प्लेस पर अगर एम्प्लॉय जो है लेस एजुकेटेड और मोस्टली इलिटरेट पर्सन जो है काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो 100% सक्सेसफुल स्टाइल है। वहाँ पे तो हमें, क्योंकि अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि समटाइम्स द इलिटरेट पीपल्स आर नॉट इन द पोजिशन टू टेक डिसीजंस, sometimes the illiterate persons are not able to give suggestion about the work to the manager because they are not so much intelligent. So in that case, where the less educated employees, or you can say the illiterate persons, are appointed in the company at the workplace, their autocratic leadership style is 100% successful. Now let us discuss about the disadvantage of autocratic leadership style. अब चलिए डिस्कस करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की डिसएडवांटेजेस को। द फर्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ मोटिवेशन। अंडर द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ओनली द मैनेजर इज फुल्ली मोटिवेटेड, एज बिकॉज ही हैज ऑल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ही इज द सेंट्रल अथॉरिटी, बट दिस autocratic leadership style will definitely down the morale of employee, degrade the morale of employee, demotivate the morale of employee, because they are not getting any kind of importance. They are just like a machine and have to follow the instructions and orders of the manager. Second point की बात करें, agitation by employee. Sometime the employee agitate this type of autocratic leadership style, because in this style the employees are considering as a machine. They have to work like a machine. They don't give any kind of suggestion to the manager. They can't give the suggestions or grievances to the manager. वो अपनी grievances को, अपने suggestions को अपने manager के साथ discuss नहीं कर सकते. Even then अगर कोई गलती हो जाती है तो they can get immediately punishment. उनको immediately punish भी किया जा सकता है. तो employee कई इसको क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं. थर्ड पॉइंट की बात करें, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी. सिंस ऑल द अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज इन अ सिंगल इंडिविजुअल, मैनेजर के पास सारी अथॉरिटी होती है, तो समटाइम्स
पार्शलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, बिकॉज कि कुछ कई बार मैनेजर क्या होता है, जो लोग उसकी फ्लैटरिंग करते हैं या उसके फेवरेट पर्सन्स होते हैं उनको कम लेबोरियस काम मिलता है, और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा लेबोरियस काम मिलता है। तो पार्शलिटी की पॉसिबिलिटी इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर रहती हैं। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वहीं पर सक्सेसफुल है जहां पर सबॉर्डिनेट्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, अनएक्सपीरियंस हैं और डिसीजन लेने का टाइम बहुत कम मिलता है, जिससे कि मैनेजर को खुद डिसीजन सारे लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दूसरे लीडरशिप स्टाइल की बात करें, दैट इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। It refers to that leadership style in which the leader consult with his subordinate before making any final decision. I repeat, it refers to that leadership style in which the leader consult with his subordinate before making any final decision. मतलब इस स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने सबॉर्डिनेट के साथ उस डिसीजन के बारे में, उस डिस्कशन के में उस डिसीजन के बारे में कंसल्ट करता है, अपने सबॉर्डिनेट को कंसल्टेशन के अंदर लेता है और फिर उससे कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन फाइनल लिया जाता है। इनफैक्ट अगर हम इस स्टाइल की बात करें, दिस स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। ग्रुप सेंटर्स, अगर आज के टाइम की बात करें तो आजकल ये लीडरशिप स्टाइल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, फैशन में भी है, ये आप कह सकते हो चलता है। इनफैक्ट अंडर दिस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल मैनेजर ऑलवेज कंसल्ट विद देयर एम्प्लॉय। द थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो मैनेजर है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर अपने सबॉर्डिनेट के साथ हर बात को डिस्कस करेगा जब भी कोई वो डिसीजन लेगा। तो चलिए इसकी फीचर्स करते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, द फर्स्ट फीचर इज कोऑपरेटिव relationship. The chief feature or main feature of this style is the existence of cooperative relationship among the manager and the employee. As because क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजर के बीच में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रहेंगे। रीज़न ये है इसके पीछे कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स है, वो एम्प्लॉयज़ की सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग को मेंटेन कर रहा है। वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से पूछता है और जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के मन में भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है कि उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिक बात है कि मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छे रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है बिलीफ इन एम्प्लॉय। इसके अंदर जो मैनेजर का जो बिलीफ है वो ये सोचता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बाय नेचर वांट टू वर्क, कि वो अपने नेचर से काम भी करना चाहते हैं, बाय नेचर से अपनी उनकी नेचर काम को करने की है, काम से जी चुराने की नहीं है। अपने काम में वो इंटरेस्ट भी रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म भी करना चाहते हैं। जब इस तरह की फीलिंग होगी, इस तरह का बिलीफ होगा मैनेजर के अंदर अपने एम्प्लॉय के बारे में, तभी इस तरह का तभी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो सक्सेस होता है। तो इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर मैनेजर का जो है बिलीफ अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में डिफरेंट होता है देन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। थर्ड पॉइंट की बात करें, ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो कम्युनिकेशन था वो केवल डाउनवर्ड्स था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम था, मतलब सिर्फ ऊपर से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन चलते थे। लेकिन इस तरह की जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, इसके अंदर जो है वो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस मैनेजर से वर्कर्स की तरफ चलेंगे और सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर्स टू मैनेजर। मतलब यहाँ पर वर्कर्स जो है अपने सजेशन भी दे सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस भी बता सकते हैं और देन अल्टीमेटली वहाँ पर कोई डिसीजन होगा तो ओपन कम्युनिकेशन होगा, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसकी एडवांटेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। पहला पॉइंट है हाई मोरल, आज बिकॉज क्योंकि हर तरह के डिसीजन के अंदर, हर तरह की पॉइंट के अंदर, डिस्कशन के अंदर वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स का जो मोरल होगा वो हाई होगा, मैनेजर का मोरल भी हाई रहेगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब सिंस द एम्प्लॉयज आर पार्टिसिपेंट्स इन द डिसीजन मेकिंग, अब एम्प्लॉय क्या है, डिसीजन मेकिंग अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, सो दे गिव फुल कोऑपरेशन इन इम्प्लीमेंटिंग दैम। तो जब भी कोई डिसीजन फाइनल होगा तो उसको इम्प्लीमेंट करने में पूरा कोऑपरेशन करेंगे, पूरे एफर्ट्स करेंगे। और जब कोई डिसीजन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट किया जाता है विद फुल ऑफ हार्ट से, तो डेफिनेटली क्या कहेंगे हम, एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। डेफिनेटली इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर जब काम किया जाता है तो मैनेजर के पास सफिशिएंट टाइम बच जाता है, उसका वर्कलोड भी कम हो जाता है और जो वर्कर्स है उसके काम भी अपने आप अच्छी तरह से करते हैं। तो मैनेजर के पास जो है वो टाइम की सेविंग बचती है, जिस टाइम को वो कंपनी की प्रोग्रेस के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज़
कर सकता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यूज़ कर सकता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। द फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स। द फर्स्ट एंड मेन रिक्वायरमेंट और यू कैन से द डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज दैट कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर हमें एजुकेटेड सबऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। लेस एजुकेटेड या इलिटरेट पर्सन्स डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर फेल हैं, काम हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, डिले इन डिसीजन। अब क्योंकि यहाँ पे डिसीजन क्या है, सबको मिलके लेने हैं, तो डेफिनेटली अगर एक व्यक्ति को डिसीजन लेना है तो वो जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर डिसीजन में सबकी पार्टिसिपेशन है तो वहाँ पे डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर। समटाइम्स जो मैनेजर है वो मैनेजर जो है द मैनेजर ट्राई टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाने का काम करता है। क्योंकि मैनेजर कई बार ये कह देता है कि अगर कोई काम की सक्सेस नहीं होता तो वो ये कहता है कि वर्कर्स की सजेशन से काम किया गया था, एम्प्लॉय की सजेशन से काम किया गया था, तो मैं अकेला इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजर की, वो मैनेजर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली अगर हम इस तरह की बात करें तो इस तरह का जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, वो जो सक्सेस है वो वहीं पर सक्सेस है जहाँ पर हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉई हैं, उनको अच्छी नॉलेज है और सफिशिएंट टाइम है डिसीजन लेने के लिए, और लीडर भी अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉई को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहता है। थर्ड टाइप की बात करें, थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल दैट इज लेसिस-फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। अगर हम इस तरह के स्टाइल का एक नाम और दें तो वो कुछ बुक्स के अंदर नाम और इसका एक और लिखा हुआ है, वो है इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल। इसको हम इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर गिव हिज सबऑर्डिनेट complete freedom to make decision. I repeat, it refers to that leadership style in which the leader give his subordinate complete freedom to make decision. इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को पूरी तरह फ्रीडम देता है कि वो अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, अपने असाइनमेंट से रिलेटेड डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेसिस-फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। In this style, the manager or the leader takes little interest in managerial function and the subordinates are left on their own. The managers, by explaining the overall objective, help the subordinates in determining their own objective. Apart from this, they provide resources for work performance and if need be, they also advise the employee. इस तरह के जो लेसिस-फेयर या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल की बात करें या इंडिविजुअल सेंटर स्टाइल की बात करें तो इसमें मैनेजर क्या करता है, केवल कंपनी के ओवरऑल ब्रॉड ऑब्जेक्टिव बता देता है कि कंपनी के ओवरऑल ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, हर व्यक्ति का जो काम है उसका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे मैनेजर है वो क्या करता है, उनको सभी तरह के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपको ये रिसोर्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आपको इन रिसोर्सेज की हेल्प से अपना काम करना है। और कई बार एडवाइस भी कर देता है, हेल्प भी करता है। लेकिन जो डिसीजन लेने की पावर है वो सारी की सारी एम्प्लॉयज़ के हैंड में है। मैनेजर्स वहाँ पे उनके डिसीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल की। द फर्स्ट इज फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट। इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर सबऑर्डिनेट के अंदर पूरा विश्वास रखा जाता है कि सबऑर्डिनेट जो हैं वो कैपेबल हैं, एक्टिवेटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं और वो अपना काम को अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट है, मीन टू से वर्कर्स और एम्प्लॉय हैव फुल राइट टू टेक डिसीजन themselves. They need not to consult with their managers or other peoples regarding their work. थर्ड पॉइंट की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे टोटली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो कंसेप्ट आता है मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। तो इस तरह के जो स्टाइल में है, लेसिस-फेयर के जो स्टाइल के अंदर है, इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। सारी की सारी अथॉरिटी रिगार्डिंग टू टेक डिसीजंस इज असाइंड टू द एम्प्लॉयज़। फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। इनफैक्ट जब वर्कर्स को सारी डिसीजन लेने की पावर मिल गई तो डेफिनेटली डिसीजन भी उनको लेना है और इम्प्लीमेंट भी उनको खुद ही करना है। जब इम्प्लीमेंट भी खुद करना है, डिसीजन भी खुद लेना है और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है, तो बट नेचुरल है कि वर्कर्स को ना तो ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत पड़ती, ना ही उनको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती, ना ही ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ती। वो इटसेल्फ ही सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सुपरवाइजरी होते हैं एंड कंट्रोल भी वो खुद करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल की। सबसे पहली बात है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये है फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल का कि वर्कर्स के अंदर क्या आती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि वो खुद ही डिसीजन लेने वाले हैं और खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और अगर उस काम के बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली उसकी अप्रिशिएशन भी एम्प्लॉयज़ की ही होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशंस। व्हेन द मैनेजर्स गिव द सबॉर्डिनेट्स ऑल अथॉरिटी by showing full confidence in them, they start considering themselves as an important part of the concern। मैं इसको सिंपल बताता हूँ कि जब एक मैनेजर कंपनी के अंदर अपने एम्प्लॉय को पूरी अथॉरिटी दे देता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो जो एम्प्लॉय हैं वो अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने लग जाते हैं कि हम कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। इनफैक्ट उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो जाती है कि कंपनी के हम ये कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे हम लोग, बट कि ये कंपनी ही हमारी है। इस तरह के कॉन्फिडेंस से उनका जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, हेल्पफुल इन एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज। इनफैक्ट इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो मैनेजर है उसके पास बहुत सारा टाइम बचाता है, सेव हो जाता है, जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द कंपनी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल की। सबसे पहला आता है डिफ़िकल्टी इन कोऑपरेशन। इनफैक्ट यहाँ पर इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो है मैनेजर का कंट्रोल और जो सुपरविज़न है वो बहुत कम होता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और हर तरह के एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो अपनी अपनी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली करते हैं, अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो सम टाइम कई बार कई कंपनियों के अंदर कुछ इस तरह के एम्प्लॉय भी होते हैं जो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और वो ना तो खुद काम करते और ना ही दूसरे के काम को करने देते। तो इस तरह की उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। यहाँ पर क्योंकि मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सारी की सारी अथॉरिटी डिसीजन लेने की किसके पास है, एम्प्लॉयज़ के पास है, तो मैनेजरियल पोस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, सूटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय। अगर हम यहाँ पे बात करें जो लेसिस फेयर का या इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल का जो बात करें, ये जो स्टाइल है लीडरशिप स्टाइल जो है वो केवल वहीं पर एस्टेब्लिश हो सकता है, वहीं पर यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको डायरेक्शन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहीं पर ये फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल को यूज़ किया जा सकता है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें सूटेबिलिटी की, तो ये जो लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल है ये केवल उन्हीं कंसर्न के अंदर, उन्हीं कंपनीज के अंदर सक्सेसफुल है जहाँ पर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय है, हाईली एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड एम्प्लॉय है, और जहाँ पर जो है फॉलोअर्स जो हैं या एम्प्लॉयज हैं वो बड़े ट्रस्ट वर्दी हैं, केवल वहीं पर इसको यूज़ किया जा सकता है। होपफुली आज की जो वीडियो थी वो हमारी लीडरशिप स्टाइल के ऊपर थी, और हमने इसको पिछले लेसन के साथ भी अटैच किया, जो पिछली वीडियो थी उसके साथ भी अटैच किया है। होपफुली आपको ये सारा का सारा टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे वो जो नेक्स्ट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, हम उसको शुरू करेंगे। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।